नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत भाग 4 में। ये पार्ट 4 लेकर हम आज आपके सामने हाजिर हैं और आज हम लोग शुरू करेंगे बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों से एक अनुरोध है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जातक ग्रंथ कहलाती है। बुद्ध के पूर्व जन्मों की बहुत सारी कहानियां हैं, वो जातक ग्रंथ में है। बुद्ध का एक शाखा है हीनयान और एक शाखा है महायान। दो शाखा है, याद रखिएगा, एक है हीनयान और दूसरा है महायान। तो हीनयान शाखा का प्रमुख ग्रंथ जो है वो कथा वस्तु है, जिसमें बुद्ध का जीवन चरित्र का वर्णन है। जैन साहित्य को आगम कहते हैं, जैन साहित्य को आगम कहते हैं। तो बौद्ध साहित्य को जातक और जैन साहित्य को आगम। जैन सूत्र का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। कल्प सूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु। कल्प सूत्र के लेखक भद्रबाहु। एक क्वेश्चन आता है, पहली बार 16 महाजनपद की चर्चा भगवती सूत्र में होती है। जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें पहली बार 16 महाजनपद की चर्चा है। और बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपद की पहली बार चर्चा मिलती है। दो तरीका से पूछा जा सकता है कि किस बौद्ध ग्रंथ में पहली बार 16 महाजनपद की चर्चा है, तो उत्तर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। और किस जैन ग्रंथ में पहली बार 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है, तो वो हो जाएगा भगवती सूत्र। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। कौटिल्य भी इनका नाम है, विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम है। अर्थशास्त्र 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभाजित है। चाणक्य या कौटिल्य के बारे में आप सबको पता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। इससे पहले घनानंद के दरबार में रहते थे। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी ये कलहन के द्वारा रचित पुस्तक है। संस्कृत में लिखा गया प्रथम पुस्तक है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं की नदी। राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का वर्णन है। चचनामा के लेखक हैं अली अहमद। इसमें अरबों के द्वारा सिंध विजय की चर्चा है। अरबों के द्वारा सिंध विजय की चर्चा है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी। इस पुस्तक में मौर्य से पहले का इतिहास एवं मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। लिपि शब्द का प्रथम प्रयोग अष्टाध्यायी में ही मिलती है। लिपि शब्द जो है वो सबसे पहले कहाँ मिलता है? अष्टाध्यायी में। अगला प्रश्न है, गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन। गार्गी संहिता के लेखक कात्यायन है। गार्गी संहिता एक ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ है, जिसमें भारत पर होने वाले यवनों के आक्रमण की चर्चा है। महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक है पतंजलि, जो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग वंश में कुल 10 शासक हुए थे। इस पुस्तक से शुंग वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। तो सबसे पहला नाम आता है टेसियस का। टेसियस जो थे ये ईरान के राजवैद्य थे। दूसरा है हेरोडोटस। इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने पुस्तक की रचना की हिस्टोरिका। इसमें भारत और फारस यानी ईरान के संबंध की चर्चा है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, अनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस है। अरिस्टोबुलस, इसमें मिसप्रिंट है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे।
मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक है इंडिका, और इस पुस्तक में उन्होंने मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति की विवरण मिलती है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। डायमेकस, ये सीरिया के राजा अंतियोकस के राजदूत थे जो बिंदुसार के दरबार में आए थे। डायोनिसस, ये मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत थे। मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत थे जो अशोक के दरबार में आए थे। डायोनिसस अशोक के दरबार में आए थे। टॉलमी यह दूसरी शताब्दी में भारत के भूगोल नामक पुस्तक की रचना किए थे। प्लिनी पहली शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखे थे। पहली शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखे। अब बात करते हैं चीनी लेखकों की। तो चीनी लेखकों में सबसे पहला फाहियान है जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे इन्होंने उपाधि लिया था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, तो इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। 14 वर्ष तक फाहियान भारत में रहे, और फाहियान के पुस्तक की रचना है फो क्यों की। उसके बाद नंबर आता है संयुगन, ये 518 ईस्वी में भारत आए। 3 वर्ष तक भारत में रहे और बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। उसके बाद आते हैं हुएनसांग। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए। अक्सर फाहियान और हुएनसांग में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा से याद रखना है। ह से हुएनसांग और ह से हर्षवर्धन, तो दोनों से ये याद रहेगा। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, ऑटोमेटिक याद रहेगा। हुएनसांग 15 वर्ष तक भारत में रहे। 629 में चीन से चलकर 1 वर्ष की यात्रा के पश्चात 630 में भारत पहुंचे और 645 में पुनः चीन के लिए रवाना हुए। हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए, और इस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो आचार्य शीलभद्र थे। याद रखिएगा, हुएनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र थे। इसका उद्देश्य बौद्ध ग्रंथ को भारत से अपने देश ले जाना। हुएनसांग का भ्रमण वृत्तांत जो है, यात्रा विवरण CU की है, और इस पुस्तक में 138 देशों का विवरण मिलता है। हुएनसांग के अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। अब बात करते हैं अरबी लेखकों की। इसमें सबसे पहला नाम आता है अल-बरूनी। इसका मूल नाम अबू रेहान था, और महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था, और इसका पुस्तक है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। किताबुल हिंद का जो अंग्रेजी अनुवाद है ये एडवर्ड सचाऊ ने किया था। किताबुल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद एडवर्ड सचाऊ ने कर दिया था। इब्न बतूता यह मोरक्को का यात्री था। इसका यात्रा वृत्तांत रेहला जो अरबी भाषा में है। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पगला बादशाह भी कहा जाता है, ये इसकी विद्वता से इतना प्रभावित हुआ कि इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। अन्य लेखकों में तारानाथ आता है। यह व्यक्ति पेशा से लेखक था, और इसने कंगियूर एवं तंगियूर नामक ग्रंथ का रचना किया। इस ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से है। इस ग्रंथ से भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मार्को पोलो, इसने 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा की। पांड्य देश की यात्रा की थी। अब बात करते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य की। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में सबसे पहले शुरू करते हैं। तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी जो है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी न कभी पूछा जा सकता है। और सबसे पहले अभिलेख की बात करें तो बोगज कोई अभिलेख, यह अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का है। 1400 ईसा पूर्व का है। एशिया माइनर ईरान नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। इसमें 4 वैदिक देवताओं की चर्चा है, इंद्र, मित्र, वरुण और नसत्य। नसत्य को अश्विनी कुमार भी कहा जाता है।
अब बात करते हैं हेलियोडोरस का गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख का। तो हेलियोडोरस का गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख मध्य प्रदेश के विदिशा, पहले विदिशा था अब बेसनगर से प्राप्त हुआ। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख किसका है, तो हेलियोडोरस का। याद कैसे रहेगा, देखिए गरुड़ जो है वो उड़ता है और ध्वज भी लहराता है, दोनों लहराता है, तो दोनों हिलता डोलता रहता है। हेलियोडोरस गरुड़ भी और ध्वज भी दोनों क्या होता है, हिलता डोलता रहता है। हेलियोडोरस गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख हेलियोडोरस कहाँ से प्राप्त हुआ, मध्य प्रदेश के बेसनगर से। इस स्तंभ लेख में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण मिलता है और इससे यह भी जानकारी मिलती है कि यह व्यक्ति पहला विदेशी राजदूत था जिसने किसी भारतीय धर्म से प्रभावित होकर इसे अपनाया था। दूसरा नंबर है हाथी गुम्फा अभिलेख का। हाथी गुम्फा अभिलेख, यह अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल का है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल का है। इस अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष की चर्चा हुई है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष की चर्चा किस अभिलेख में, हाथी गुम्फा अभिलेख में। इसे तिथि रहित अभिलेख भी कहा जाता है। उसके बाद आता है सोहगौड़ा अभिलेख। सोहगौड़ा अभिलेख की बात करें तो इसमें पहली बार दुर्भिक्ष अर्थात अकाल या भूखमरी की जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, देखिए भीतर में जो बात छुपा हुआ रहता है वो गुप्त ही रहता है। तो स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, इस अभिलेख से हुनों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है भानुगुप्त जो गुप्त शासक थे का एरन अभिलेख। इस अभिलेख से सती प्रथा की प्रथम लिखित साक्ष्य मिलता है। गुप्त काल में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसका जो लिखित साक्ष्य है वो भानुगुप्त का एरन अभिलेख है। इसमें प्रतापी राजा गोपराज की पत्नी के सती होने का प्रमाण है। गोपराज की मृत्यु के बाद इनकी पत्नी भी जिंदा सती हो गई थी, इसका प्रमाण मिलता है एरन अभिलेख से। अगला है मालवा नरेश यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख जो है इसमें रेशम बुनकरों के श्रेणी की जानकारी मिलती है। ऐसे भी रेशम बुनने का काम जो होता है वो मंद मंद होता है, और यश जो होता है, यश मतलब महानता, तो मालवा नरेश यशोवर्मन का जो महानता है वो भी मंद मंद ही आगे बढ़ता है, और इस अभिलेख से रेशम बुनकर की जानकारी मिलती है। कश्मीर का नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से भी जानकारी मिलती है। वो जानकारी ये है कि यहाँ से गर्ताबास यानी गड्ढा के घर का साक्ष्य मिला है। गर्ताबास का अर्थ होता है गड्ढा के घर का साक्ष्य। यहाँ मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने की प्रथा का भी साक्ष्य मिलता है। प्राचीनतम सिक्के से भी जानकारी मिलती है। तो इसकी बात करें तो प्राचीनतम सिक्के को आहत कहा जाता है और साहित्य में से कासार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। अगला है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, और इसका महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है। संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इस अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई व्यवस्था हेतु सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस लिए? तो गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई हेतु। और यह किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो रुद्रदामन का, शक शासक रुद्रदामन। अब स्कंदगुप्त ने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था, यानी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया? स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के बारे में अभी बताए थे, भीतरी स्तंभ लेख का संबंध किससे है? स्कंदगुप्त से है। अब बात करते हैं प्रयाग स्तंभ लेख। यह मूल रूप से यूपी के कौशाम्बी में स्थित था और इससे मुगल शासक अकबर ने प्रयाग में स्थापित करवाया था। प्रयाग स्तंभ लेख में मौर्य शासक अशोक के विजय अभियान की चर्चा प्राकृत भाषा में है और गुप्त शासक समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा संस्कृत भाषा में है। इसके लेखक हरिसेन हैं जो समुद्रगुप्त के महासंधि विग्राहक थे।
समुद्रगुप्त का जो विजय अभियान संस्कृत भाषा में लिखा गया है उसके लेखक हरिसेन है। और महासंधि विग्रह का अर्थ होता है युद्ध एवं शांति का मंत्री, युद्ध एवं शांति का मंत्री। इससे जहांगीर के बारे में भी जानकारी मिलती है। प्रयाग स्तंभ लेख में जहांगीर के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो प्रयाग स्तंभ लेख से कितने शासक हो गए? सबसे पहले तो अकबर, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद अशोक, जहांगीर, इन सबों के बारे में जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख, यह अभिलेख गौतमीपुत्र बलश्री का है, गौतमीपुत्र बलश्री का है। इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी की भी चर्चा है। नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी की भी चर्चा मिलती है। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख की बात किया जाए तो यह पुलकेशिन द्वितीय का है, पुलकेशिन द्वितीय का है, जिसके लेखक रवि कीर्ति हैं। और इसमें पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच युद्ध की जानकारी मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय ऐसे पहले दक्षिण भारत के शासक थे जिन्होंने किसी उत्तर भारत के शासक को युद्ध में हराया था। अब ग्वालियर अभिलेख की बात करते हैं। यह प्रतिहार नरेश राजा भोज का है, ग्वालियर अभिलेख। और देवपारा अभिलेख, यह अभिलेख बंगाल के शासक विजयसेन का है, देवपारा अभिलेख। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है अभिलेखों का अध्ययन। समुद्रगुप्त को सिक्के पर बीना बजाते हुए मुद्रा में दिखाया गया है, जो इसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण देता है। अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट रोमन सिक्के प्राप्त हुए। अरिकमेडु एक जगह है जो पुडुचेरी के निकट है, यहाँ पर रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। अब कुछ प्राचीन नाम है और उसका वर्तमान नाम है, तो याद रखना है इसको। सुवर्ण भूमि म्यांमार को कहा गया, स्वर्ण द्वीप कहा जाता था मलाया को, कंबोज कहा जाता था कंबोडिया को, जो वर्तमान में कंबोडिया है। यवद्वीप जावा को कहा जाता है, और जावा कहाँ है? जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है जावा एवं सुमात्रा। अगला है उत्तर भारत के मंदिर की कला शैली क्या है? तो नागर शैली। उत्तर में नागर, दक्षिण में द्रविड़, और दक्षिणापथ या पूर्वी भारत के मंदिर की कला शैली बेसर शैली, जो कि दोनों का मिक्सअप होता है। नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सअप क्या होता है? बेसर शैली। पंचायतन शब्द का संबंध मंदिर निर्माण कला से है, पंचायतन शब्द का संबंध मंदिर निर्माण कला से है। और इस शैली में ऐसा हिंदू मंदिर जिसमें एक मुख्य मंदिर होते हैं और 4 सहायक मंदिर होते हैं, और इसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। तो लुसेंट का पहला चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बच गए हैं जो कि आपको वो किसी अलग वीडियो में हम बता देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और क्या सुधार हो सकता है इसके बारे में भी ज़रूर अपना सजेशन कमेंट के माध्यम से करें। और आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इससे हौसला बढ़ता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा, अपना राय ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं फिर दूसरे चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।